कोशिकाएं भी कहते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट है, लवक है, और ये क्या है, स्टोमेटा छिद्र है पूरा। ठीक है, तो पहला हो गया गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया करना। तीसरा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को संचालित करना। तीसरा श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। श्वसन में सहायता करना भी है, कि मतलब कहने का है कि श्वसन, जब ये कोशिकाएं आपका पोर्स जो स्टोमेटा खुलेंगे तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और CO2 जो श्वसन में लिया गया छोड़ेंगे तो उसको बाहर निकालने का काम भी क्या करता है, स्टोमेटा करता है। ठीक है, तो श्वसन में सहायता करना का मतलब है कि O2 को ग्रहण करना और CO2 को निकालना। चौथा, तीसरा पॉइंट था श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करना। श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करना। चौथा, जल की मात्रा को संतुलित करना। अगर जल कम है तो स्टोमेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो स्टोमेटा खुल जाएगा और ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये स्टोमेटा का कार्य हो गया। स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो यह पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें गार्ड सेल्स होती है, द्वारक कोशिकाएं होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके खुलने से और बंद होने का कंट्रोल कौन करता है, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स करती है, रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल हो जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ये चीजें हो गई। ये प्लांट का, ये 5 नंबर में किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ जाए अगर तो गलत हो सकता है। अब हमने सभी चीजों को हमने लिखा दिया। पहले हमने लिखा है प्रकाश संश्लेषण, फिर उसके समीकरण, फिर आवश्यक तत्व, प्रकाश संश्लेषण के चरण, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, स्टोमेटा की परिभाषा, स्टोमेटा की संरचना, स्टोमेटा के कार्य। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है पीछे? सर, हाँ, इसमें स्टोमेटा और ग्रेना भी होता है। ग्रेना जब आप प्लास्टिड पढ़ेंगे, प्लास्टिड के अंदर देखो वो चीजें दूसरी हो गई। वो आपने 9th में जब प्लास्टिड पढ़े होंगे तो इस तरह से ग्रेना के रूप में, सिक्के के रूप में एक दूसरे के ऊपर जमे रहते हैं। ये प्लास्टिड के अंदर होता है। ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट की बात है। जब यहाँ प्लास्टिड पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसी होता है। चलो अब हम लोग आते हैं मानव यहाँ पर। अब ये तो प्लांट का हो गया, ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, हाँ देखो जो ये संरचना है राउंडेड, वो क्लोरोप्लास्ट है। उसके अंदर जो भरा गया है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मानव में पाचन तंत्र जो पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र
तो दो पढ़ना है हम लोगों को, पहला है अमीबा में, दूसरा है मानव में। ठीक है, तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि बचे हुए समय में दोनों टॉपिक को हम कवर कर सकें। ठीक है, हाँ, बाहर जाना है किसको? जाओ। चलो, ये नोट डाउन हो गया, हम इसको हटा सकते हैं। यस सर। ये पत्तियों का भाग होता है, ये रोल नहीं करता उस पे, जिस पे अंदर होते हैं छिद्र ना, वो छिद्र की बात कर रहा है, बाकी ऊपर की पत्तियां हैं, वेन्स होती हैं जो। अब हम लोग बात करते हैं कि अमीबा में पाचन। तो किसी का पाचन पढ़ने से पहले कितने स्टेप्स होते हैं वो सभी में कॉमन होता है। तो पहले आप लिख लें कि पाचन के चरण क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये मानव और सब में, मानव और अमीबा, ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे कि मानव के पाचन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। हाँ, सेम होगा, हम बताएंगे क्या अंतर है भी, एक एक दोनों का। देखो, चाहे मानव का पाचन तंत्र हो या अमीबा का पाचन तंत्र हो या किसी भी एनिमल का हो, तो ये स्टेप्स सब में होंगे। क्या भोजन को हम अंदर लेंगे, पहला स्टेप होगा भोजन को अंतर्ग्रहित करना, मुख में लेना, चाहे मानव हो तो भी, अमीबा होगा तो भी भोजन को क्या करेगा, मुख में लेगा, मतलब तो अंतर्ग्रहण करेगा। फिर भोजन जब अंदर आएगा तो उसका क्या होगा, पाचन होगा, और जब पाचन हो जाएगा तो उसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद उस आत्मसातीकरण, जो उसने अवशोषित किया ऊर्जा को, उसका उपयोग बॉडी की मरम्मत के लिए ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेगा। जब उसने प्रयोग कर लिया तो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया हो गई, और जो अवक्षेप बचा, जो अपशिष्ट पदार्थ बचा, उसी को बहिक्षेपण या जो है बहिष्करण कहते हैं। तो कैसे होता है, तो कोई अमीबा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो पहले हम इसको एक एक का पढ़ेंगे, पहले अमीबा को पढ़ते हैं, फिर मानव का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे पहले? अमीबा का। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संभोजी बोलते हैं।
सेम होता है। इसीलिए हमने बताया ना कि प्रोसेस क्या है, सब में आएंगे। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा के पास आप जानते हैं कि अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है, और यह अपने चलने के लिए कूटपाद जिसको स्यूडोपोडिया है का प्रयोग करता है, और स्यूडोपोडिया के द्वारा ही भोजन को भी ये पकड़ता है। तो पहले आप देखें कि पहला अंतर ग्रहण क्या होगा। मान लो अमीबा है तो अमीबा का कोई साइज और शेप निश्चित नहीं होता है, आप किसी भी तरह से अमीबा को बना सकते हैं, ठीक है। ये अमीबा है, ये इसका केंद्रक हो गया, ठीक है, और ये हमारा फूड पार्टिकल्स हो गया, ठीक है, खाद्य कण हो गया। ये क्या हो गया, खाद्य कण हो गया, फूड पार्टिकल्स हो गया। या आपके इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अब ये इसके क्या हो गए, कूटपाद हो गए। क्या हो गए, ये जो बने हुए हैं ये कूटपाद हो गया। ये अमीबा है, ये भोजन था। अमीबा ने भोजन को देखा तो भोजन के चारों तरफ वो इस तरह की एक थैलीनुमा संरचना स्यूडोपोडिया के द्वारा जो भोजन इसने ग्रहण किया था, वो थैलीनुमा संरचना में अपने चारों तरफ स्यूडोपोडिया को बनाया और उसको क्या कर लिया, अंदर कर लिया, ठीक है। आ जाओ। जब ये भोजन अंदर चला गया इसके, ठीक है, तो जब अंदर जाता है तो ये बनाता क्या है, ये जो जाल बना इसी को कहते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, बहुत से एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, पाचक एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। और जब ये खाद्य रिक्तिका में गया तो खाद्य रिक्तिका क्या की, उसको भोजन का पाचन कर लिया। तो ये क्या हुआ, खाद्य जाल को अंदर किया, खाद्य जाल को अंदर किया तो क्या हुआ, अंतर ग्रहण हुआ। अमीबा ने फूड के कण को अपने स्यूडोपोडिया या कूटपाद के द्वारा चारों तरफ से घेर कर भोजन को अंदर किया। अंदर जाने के बाद खाद्य रिक्तिका का निर्माण हुआ जहां पर भोजन का क्या होगा, पाचन होगा, ठीक है। अब जब भोजन का यहां पर पाचन हो गया तो भोजन के पचने के बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। तो जो भोजन हमारा था, ये भोजन हमारा क्या होगा, अब यहां से अवशोषित होगा, ठीक है। भोजन, ये न्यूक्लियस हो गया, भोजन का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण कहां होगा, यहां से भोजन कहां निकल के जाएगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इसके पास तो यूनिसेलुलर है ना, इसका कोई ऐसा तो नहीं है, हमारे यहां सब ऑर्गन अलग अलग हैं। तो ये क्या करेगा, उसका अवशोषण कहां पर हो जाता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं। यहां पर भोजन चला गया, अवशोषण हो गया, और जब अवशोषण हो गया तो फिर जो खाद्य पदार्थ था उसको अमीबा ने अपने ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए जो भी आवश्यकता थी उसमें उसने अपना क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। और जब वो प्रयोग कर लिया वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, घुल जाएगा। इस तरह से मान लो ये आपका खाद्य पदार्थ था जो पाच्य हुआ, और कुछ ऐसे भी थे जो अपाच्य रह गए, इसको हमने ये दर्शाया है। वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ धीरे धीरे जाने लगेगा, पीछे की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, और लास्ट में ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से खाद्य पदार्थ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये आपका खाद्य पदार्थ, अपशिष्ट खाद्य पदार्थ जो था वो बाहर चला गया, और हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म जो था वो ये हमारा बन गया। स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब देखो, पढ़ो यहां से,
अंतर्ग्रहण क्या है? तो अमीबा सबसे पहले खाद्य कण को देखने के बाद अपने सीडोपोडिया के द्वारा चारों तरफ से घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। इतना आएगा, ठीक है। कहां तक? अंतर्ग्रहण। सेकंड क्या होगा? अंतर्ग्रहण के बाद फिर खाद्य रिक्तिका में खाद्य पाचक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तीसरा, पचे हुए भोज्य पदार्थों का साइटोप्लाज्म में या जीव द्रव्य में अवशोषण हो जाता है और अवशोषित भोज्य पदार्थ जो थे उसका अमीबा के द्वारा, ठीक है, अवशोषित भोज्य पदार्थ का अमीबा के द्वारा कोशिका की मरम्मत, ऊर्जा के रूप में जो भी कार्य है उसके रूप में उपयोग किया जाता है, कर लिया जाता है। जैसे हमने कहा कि मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, और वो आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। तो हम कहते हैं ना कि आपने आत्मसात कर लिया, मतलब आपने उसको ग्रहण कर लिया। तो जो भोज्य पदार्थ को पचाया, मेम्ब्रेन में आया, ये अवशोषित हो गया, अवशोषण के बाद इसका यहाँ पर स्वांगीकरण हो गया, वो आत्मसात हो गया, और जो अपशिष्ट पदार्थ था, जो अमीबा के शरीर के लिए उपयोगी नहीं था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बचा हुआ पदार्थ था, वह मेम्ब्रेन के फट जाने से वो फट करके बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। लिखाने की आवश्यकता है? तो हो जाएगा, हो जाएगा। स्ट्रक्चर, एक चित्र बना लो, चित्र बनाना जरूरी है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में डाइजेस्ट भोजन को, भोज्य पदार्थ को बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो बिना कैसे एंजाइम के? नहीं, वो ऐसा कोई उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहता है, कोई वैसा नाम नहीं है इंडिविजुअल। मानव में हम लोग पढ़ेंगे एक एक एंजाइम्स के बारे में। बनाओ सभी लोग। तुम अभी लिखी नहीं? कुछ लोग बहुत अच्छा संरचना बना रहे हैं और एग्जाम में, क्योंकि बायो का चित्र पर ही नंबर होता है, ठीक है, तो चित्र आप अच्छे से बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि सारा समय हम चित्र ही बनाने में लगा दें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चित्र में दिखना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। और मानव के पाचन तंत्र, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है केवल चित्र बनाने के लिए। मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या मानव के पाचन तंत्र को दर्शाइए। अथवा रहता है, लेकिन मान लो एक में पूछ लिया मानव का पाचन तंत्र, अथवा में पूछ लिया कि उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। लिखने के लिए देता है, फुल मार्क्स दोनों में। आपने अगर चित्र बना दिया, बहुत ऐसा नहीं कि आइडियल, जैसे मैं लाया हूं, ये देखो, ये मानव का पाचन तंत्र है, ठीक है, ये मानव का पाचन तंत्र है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आप मुख बनाएं, बाल बनाएं, आप डायरेक्टली यहां से इस तरह से इतना ही बना सकते हैं। अब ये बाल, आंख, नाक, जिसकी आवश्यकता नहीं उसको नहीं भी बना सकते हैं। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे एक एक चीज पर, क्योंकि अपने बारे में तो अच्छे से जानना है ना। चलो अब सुनो, 4th स्टेप में होगा स्वांगीकरण। जो निकला उसको उसने क्या किया?
अपने जो ऊर्जा की आवश्यकता थी, जो भी उसको जरूरत थी, उसके हिसाब से उसका उपयोग कर लिया। उसी को स्वांगीकरण या आत्मसातीकरण भी कहते हैं। और फिर बचे हुए चीज को क्या कर दिया, अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया। अब यही चीज मानव में होता है, यही प्रक्रिया मानव में भी होती है। क्या होता है, हम भोजन को मुख में रखते हैं, मुख गुहा में, ठीक है, माउथ से माउथ कैविटी में जाता है, फिर वहां से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से फिर ग्रास नली में जाता है, फिर वहां से आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा, फिर हम अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। वहां भी यही प्रोसेस होता है। अब पूछ लिया कि मानव में पाचन तंत्र के विभिन्न स्तर या चरणों का वर्णन कीजिए। तो मानव भोजन को मुख में ग्रहण करता है, ठीक है। मुख में जब भोजन ग्रहण करेगा तो मुख में क्या क्या होता है, एक चीज सुनो, मुख है तो मुख में 3 चीजें हैं। एक ऊपरी जबड़ा है, निचला जबड़ा है, टीथ है, दांत है, दूसरा और क्या है, जीवा है, और 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियां हैं, ठीक। एक कान के नीचे, एक जीवा के नीचे, एक दोनों के ऊपर जा बाइलिंगुअल के पास 3 जोड़ी होती हैं। वहां से एंजाइम निकलता है टाइलिन, जिसको हम कहते हैं अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये हो गया तो हम उस पर चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। तो जब भोजन यहां से पाचन शुरू हुआ, मुख से ही शुरू हो गया, मुख से पाचन शुरू होकर के आमाशय में पाचन हुआ, आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहां अवशोषण का कार्य होता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, और बड़ी आंत में मिनरल और जल, मतलब जल और खनिज का अवशोषण होता है केवल, ठीक है। और भोज्य पदार्थ का कंप्लीट अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बहिक्षेपण क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंत से होते हुए गुदा तक जाते हैं, और गुदा से वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये सभी स्टेप्स हम मानव के भी पाचन तंत्र में उपयोग होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप लिख लो, इसको हो गया, हटा दें। चलो मानव में पढ़ते हैं। मानव का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार 100% है आना। पाचन, मानव का पाचन आ जाए, अमीबा का आ जाए, कोई ना कोई 5 नंबर का आएगा ही। तो पहले आहार नाल, ध्यान से समझो इस चीज को। आहार नाल, हमारा मानव का जो आहार नाल है वह 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 8 मीटर लंबी। इतनी लंबी आहार नाल होती है। जो क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, मुख होता है, मुख से मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में। ये स्टेप याद रखो, ये एक एक स्टेप क्रम से लिखना है। आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा में। ये प्रोसेस पूरा स्टेप्स ये इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे। मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं। मुख गुहा में हमारे दांत होते हैं। अच्छा, हमारे पास कितने दांत हैं? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब यहीं से शुरू करते हैं। पहले दांत कितने हैं?
यहां पर देखो 32 दांत होते हैं। कितने दांत 2 बार निकलते हैं? क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि मानव में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 12 दांत। सुनो, और कितने प्रकार के दांत होते हैं? सुनो, अब क्लियर करते हैं। तो ये होता है ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये फार्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। इक्वल टू क्या हो गया? 32। मानव में 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत 1 बार निकलते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं करना है। कितने दांत? 2 बार। ठीक, अब देखो, ये जो आगे का दांत होता है, ठीक है, ये आगे का दांत जो होता है इसका काम है काटने का, कुतरने का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद जो कैनाइन आप देखेंगे दोनों तरफ एक नुकीली दांत है, वो मांसाहारी लक्षण प्रदर्शित करता है। वह मांस को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, सबके पास है, तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि हम सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। एक चीज मेरे हाथ में चौक लगा है, ऊपर का आप तालू को देखेंगे तो खुरदुरा होगा। क्यों खुरदुरा है? नहीं पता। खुरदुरा इसलिए है कि मान लो हम लोगों का कम खुरदुरा है, अन्य जीवों का ज्यादा खुरदुरा। जो मांसाहारी जीव है वो अपने भोजन को जब पकड़े तो भोजन स्लिप करके बाहर ना चला जाए, इसलिए ऊपर का तालू क्या है? खुरदुरा होता है कि वह रुक जाए, नहीं तो क्या होगा? सरक करके भाग जाता। तो क्यों? हमारा वो लक्षण भी बताता है कि हम मांसाहारी की श्रेणी में, मतलब सर्वाहारी में दोनों चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। चलो, इसके बाद हमारी जीभ है। ठीक है, जीवा है। जीवा में आपका टेस्ट देता है। ठीक है, 3 जोड़ी यहां पर मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। यह पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कौन सा एंजाइम निकलता है लार से? टाइलिन निकलता है। इसी टाइलिन को हम कहते हैं अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज